हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास नोटबुक एडुकेयर में। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13। 1 से 12 नंबर चैप्टर तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 13वां चैप्टर है। समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है इस वीडियो को, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहतर लगेगा। जल्दी-जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और ताकि आपको रिवीजन का भी समय मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का क्या सवाल है? इस चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। ये हमारा 13वां चैप्टर है। इसके बाद 3 चैप्टर और बच जाएंगे। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 16 में से हमने आज 13 कंप्लीट कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जैव व्यवस्था में मतलब जीवों की जो अरेंजमेंट होता है उसमें सबसे सुस्पष्ट इकाई क्या है? सुस्पष्ट इकाई क्या है? ऑप्शन ए में कोशिका, उत्तक, जीव, अंग। जहां भी आप बैठे हैं, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मन में क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे। अगर सक्षम है तो कमेंट भी करते रहेंगे ताकि आपको हमें ये मालूम चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं। इस 55 सवाल में आपको कितना पता है। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक बॉडी जो बनता है उसमें कई सारे छोटे-छोटे पार्ट्स, जैसे कि सबसे छोटा पार्ट्स होता है सेल, कोशिका। कोशिका के रिपीटेशन से बनता है उत्तक और उत्तक के रिपीटेशन से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे स्पष्ट इकाई, मैं आपको लिख के बता दूं, सेल। और सेल से ऊपर होता है टिश्यू यानी कि उत्तक, और इस उत्तक से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम समझ जाओगे ना, ओ से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है एक बॉडी। एक बॉडी, एक जीव का निर्माण होता है। तो हमसे सबसे स्पष्ट इकाई पूछा गया है, तो सबसे स्पष्ट इकाई होता है सेल यानी कि कोशिका। उत्तक नहीं होता है, जीव भी नहीं होता है, अंग भी नहीं होता है। सबसे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। और इस बॉडी के बाद जब बॉडी बन जाता है तो बॉडी से बनता है समष्टि, जिसको हम आबादी भी कहते हैं। और समष्टि के बाद बनता है समुदाय, और तब बनता है जीवोम, है ना? तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका सबसे स्पष्ट इकाई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही जाति के जीवों के, एक ही जाति है, उसके जीवों के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? मतलब एक ही जाति के जीव की संख्या को जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि हम लोग मानव हैं, तो मानव एक जाति है और इस मानव जाति की जो सामाजिक संगठन है, संख्या है, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं जनसंख्या। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। ऑप्शन व्यष्टि। व्यष्टि मतलब एक लोग, ऐसा होगा क्या? सामाजिक संगठन की बात कर रहा है, एक लोग तो शामिल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। समुदाय, समुदाय क्या होता है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब कई सारी जनसंख्या आपस में मिल जाती है तो उसे समुदाय कहते हैं। जैसे हमारी जाति है, मानव जाति है, गाय की भी एक जाति है, भैंस की भी जाति है। तो कई सारी जातियां जब एक समाज में आसपास रहने लगे तो वो पूरा स्थान कहलाता है समुदाय, वो पूरा जगह समुदाय कहलाता है। तो समुदाय भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग-अलग जाति शामिल हो रहे हैं। हमको कह रहा है एक ही जाति के जीव, तो स्पीशीज क्या होता है? एक ही जाति होते हैं, लेकिन हमको सामाजिक संगठन के बारे में बात करना है तो वो कहलाता है आबादी। तो ये भी आंसर सही नहीं होगा, आबादी। ध्यान रखेंगे कि एक ही जाति के जीवों के जो सामाजिक संगठन होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आबादी कहते हैं। इसी को जनसंख्या भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसी को जनसंख्या भी कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसे पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही जाति का जो सामाजिक संगठन होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रमुख अजैव कारक निम्न में से कौन है? जो अजैव कारक है, आपको पता होगा कि जो फैक्टर होते हैं वो जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं। तो जो अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं है, जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, वो कौन सा कारक है? ऑप्शन ए तापमान। क्या तापमान में ग्रोथ होता है? तापमान क्या सजीव है या निर्जीव है? तो हमको अजैव मतलब निर्जीव के बारे में बात कर रहा है। तो तापमान निर्जीव होता है तो ये सही होगा। जल, जल भी निर्जीव होता है। जब तक आप चारों ऑप्शन को ना देखो तब तक आप आंसर लगाने की कोशिश मत करना। तो सारे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। तापमान
जल, प्रकाश, यहाँ पे तालाब में श होगा, ध्यान रखिएगा, प्रकाश, इनमें से सभी। तो ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो अजैविक कारक है, मतलब ये जैविक नहीं है, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होता है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रमुख अजैव कारक कौन है? तापमान भी अजैव है, जल भी अजैव है, प्रकाश भी अजैव है। अगर मृदा ऑप्शन रहता तो मृदा भी अजैव होता। अजैव समझ रहे हैं ना? एबायोटिक जिसको बोलते हैं, मतलब जो सजीव नहीं है। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन समष्टि घनत्व का मतलब जनसंख्या घनत्व, समष्टि घनत्व को ही बोलते हैं हम जनसंख्या घनत्व। ध्यान रखिएगा इस बात को, जनसंख्या घनत्व ही कहते हैं इसको। तो समष्टि घनत्व को कौन बढ़ाता है? समष्टि घनत्व को बढ़ाने की बात कर रहा है कि कौन बढ़ाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, जन्म दर को बोलते हैं बर्थ रेट, ऑप्शन बी मृत्यु दर को बोलते हैं हम डेथ रेट, और ऑप्शन सी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन बढ़ाता है। आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम लिया है जो आप ही के बुक का है। ये है जनसंख्या घनत्व। आपको शायद ये वीडियो मतलब जो फोटो है वो क्लियर दिख रहा होगा। और जो जनसंख्या घनत्व है इसमें आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है कि कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। ये प्लस का चिन्ह दिखा रहा है कि अगर जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, अगर मृत्यु दर घटेगा तो जनसंख्या घनत्व घट जाएगा। मतलब जन्म दर जो है वो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है, मृत्यु दर जो है वो जनसंख्या घनत्व को घटाता है। आप प्रवासन मतलब कहीं से कोई लोग आते हैं वो भी जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं, और उत्प्रवासन मतलब कोई लोग कहीं से चले जाते हैं तो भी जनसंख्या घनत्व घट जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की उपस्थिति जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे ही मान के चलते हैं कि समझाने के लिए मैं बात करूं कि ये जो जगह है इतना ही दूर में ये दूसरा जगह है, अगर इसमें 4 लोग हैं, मान के चलते हैं कि 4 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, इसका मतलब कि इसमें घनत्व ज्यादा है, उतना ही क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इसमें घनत्व कम है, मतलब उतना ही क्षेत्र में कम लोग रह रहे हैं। तो अगर इसमें से कुछ लोग 2 लोग मान के चलते हैं कि ये 2 लोग, इसमें से 2 लोग, ये 2 लोग निकल के और इधर शिफ्ट हो जाए, ये 2 लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये 2 लोग इसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा क्योंकि लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि कौन जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है ना? कौन बढ़ाता है? तो जन्म दर जो है वो जनसंख्या घनत्व को क्या करता है? बढ़ाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगर आप ये समझ रहे होंगे तो आप इसको भी बता सकते हैं। जन्म दर क्या करता है? बढ़ाता है। मृत्यु दर क्या करता है? घटाता है। अप्रवासन क्या होता है? ये भी बढ़ाता है, और ये करता है, ये भी घटाता है। ध्यान रखना है। तो करें कि इनमें से कौन समष्टि घनत्व को घटाते हैं? अभी सवाल पूछा गया कि कौन समष्टि घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व को घटाते हैं। तो घटाता कौन है? उत्प्रवासन मतलब कुछ लोग कहीं चले जाते हैं तो क्या वो उससे जनसंख्या घनत्व घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा। तो ये सही जवाब होगा। ऑप्शन बी में है मृत्यु दर, मृत्यु दर के कारण भी जनसंख्या घनत्व घटता ही है। तो ये दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों के कारण जनसंख्या घनत्व घट जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चरघातांक की वृद्धि, चरघातांक की वृद्धि ये हिंदी नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आकार होता है। कैसा आकार होता है आपको समझाने के लिए हम आप ही के डायग्राम मतलब बुक का जो डायग्राम है वो लिया गया है। ये ग्रोथ को दर्शा रहा है। ग्रोथ मतलब वृद्धि मॉडल 2 है, 2 वृद्धि मॉडल दिए गए हैं आपके सिलेबस में। एक होता है चरघातांक की वृद्धि जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो चरघातांकी होता है, ये लाल वाला आप दिख रहे होंगे, ये जो है वो है क्या? चरघातांकी। और ये क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना? ये एक्सपोनेंशियल और ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना? तो देखिए इसके बारे में पूछा है कि इसका जो शेप है वो किस शेप का दिख रहा है? किस शेप का दिख रहा है? ऑप्शन देखिए, क्या ये एस के तरह दिख रहा है? नहीं। क्या ये जे के तरह दिख रहा है? हाँ, ये जे के तरह ही दिख रहा है। इसी शेप कहता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ध्यान रखिएगा,
चरघातांकी वृद्धि का जो आकार होता है वो कैसा होता है? जे शेप का होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछेगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का आकार कैसा होता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ किस शेप का होता है? देखिए ये एस शेप का है। किस शेप का है? एस शेप का है, मतलब इस टाइप का रहेगा। तो अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ पूछेगा तो एस, चरघातांकी पूछा है तो जी। उम्मीद है कि आप इस डायग्राम के माध्यम से इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अभी इतना गौर से देख लीजिए। क्लास में अगर गलती हो जा रही है कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वही सवाल जो अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार कैसा होता है। ये तो था कौन? चरघातांकी। और ये क्या है? लॉजिस्टिक। यही है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसका क्या कैसा आकार होता है? तो एस शेप का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, है ना। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जीव और उसके बाहरी वातावरण। कोई जीव है और वो जहां पे रह रहा है उसके आसपास की जो वातावरण है के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ये परिभाषा पूछा गया है कि कोई जीव और उसके बाहरी वातावरण के जो पारस्परिक क्रिया संबंध होते हैं उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। ये डेफिनेशन ही है, सिंपल सा। उसको पर्यावरण नहीं कहेंगे, पारितंत्र। पारितंत्र मतलब वो पूरा स्थान जहां पे वो जीव रह रहा है उसको पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। पारिस्थितिकी कहलाता है कौन? जीव और उसके बाहरी वातावरण के संबंधों का अध्ययन, जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। और सहभोजिता क्या होता है? सहभोजिता का मतलब होता है कि जब दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं तो एक को लाभ होता है और एक को कुछ भी नहीं होता है, न लाभ और न हानि। हालांकि उसका क्वेश्चन भी आगे आएगा। अब बात करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 9, मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय मतलब रेगिस्तान वाला क्षेत्र। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये एनसीईआरटी की लाइन ली गई है। सवाल जो आपका बायो का आएगा वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी भी है। एनसीईआरटी के अंदर का ही बात आएगा। किताब में ये बात साफ साफ, आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किताब में साफ साफ लिखा है कि जो मरुस्थलीय अनुकूलन है, ऑप्शन देखिए आप पता कर सकते हैं। हाथी क्या मरुस्थल में रहता है? मरुस्थलीय उदाहरण बताना है हमको। हाथी नहीं रहता है, हाथी तो हमारे यहाँ रहता है नहीं। घोड़ा, घोड़ा नहीं मिलेगा। ऊंट हमारे यहाँ भी रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका क्या? ऊंट हमारा सही जवाब होगा। ये मरुस्थलीय अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन कहने का मतलब वहां पे पानी की कमी होती है और ऊंट क्या करता है, जब पानी पीता है तो उसके जो कुबर निकला होता है उसमें फैट भरा होता है, तो वो पानी की मात्रा को स्टोर रखता है और वो काफी समय तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि वो पानी पहले ही स्टोर कर लेता है। बाघ नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, समष्टि में होती है। समष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या। तो समष्टि में क्या होता है? जन्म दरें होती हैं, मृत्यु दरें होती है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। कुछ देर पहले हमने आपको इमेज बताया था कि यहाँ पर जो जनसंख्या था, इधर था क्या? जन्म दर। तो जो समष्टि होता है, जो जनसंख्या होता है, उसमें जन्म दर भी होता है और उसमें मृत्यु दर भी होता है। ध्यान रखिएगा, जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इन दोनों को फुलफिल कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या होती है उसमें जन्म दर भी होती है, मृत्यु दर भी होती है, दोनों होते रहती है। लोग जन्म भी लेते हैं, लोग मरते भी रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ठंड प्रदेश। प्रदेश ध्यान रखिएगा, ठंड प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों। ठंडे प्रदेश मतलब ठंडे वाले इलाकों में जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स रहते हैं, उसके कान और पैर सामान्यतः कैसे होते हैं? ऑप्शन छोटे, बड़े, दोनों, कोई नहीं। तो जो ठंड प्रदेश में जो स्तनधारी रहता है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया। तो जो ठंड प्रदेश में जो मैमल्स रहते हैं उसके कान और पैर दोनों के दोनों छोटे होते हैं। इसका एक कारण है, अगर कान छोटा है इसका मतलब कि उसके शरीर से एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम होगा तो एनर्जी बना रहेगा, तो ठंड प्रदेशों में सर्वाइव कर पाएगा, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने डार्विन के बारे में तो सुना ही होगा। उसने कहा था कि प्रकृति के अनुकूलित अगर नहीं रहोगे तो आपको मरना पड़ेगा। मतलब जीव केवल वही जिंदा रह सकता है जो पर्यावरण के अनुकूलित हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि ठंडे प्रदेश में जो जो स्तनधारी रहते हैं उनका जो
पैर है और जो कान है वो छोटा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, कान छोटा होने का कारण होता है कि उसमें एनर्जी, ऊर्जा, हीट जो होता है, उष्मा की हानि बहुत कम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सहोपकारिता। सहोपकारिता के उदाहरण क्या है? सहोपकारिता का मतलब होता है कि जिसमें दो जीव, मतलब जीव एक और जीव जो, दोनों आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं और सहजीवी संबंध में दोनों को लाभ ही लाभ होता है, दोनों को प्लस प्लस। ध्यान रखिएगा, सहकारिता के लिए आपको चिन्ह भी पूछ सकता है, तो दोनों को लाभ मिलता है। तो आपको मैंने बताया था पिछले कुछ कई सारे वीडियोज में, ये लाइकेन बार बार आया है। लाइकेन जो होता है वो क्या होता है? तो लाइकेन जो होता है, ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो होता है वो शैवाल और प्लस में कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक जब आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको हम लाइकेन कहते हैं। इसमें दोनों का फायदा होता है, इसमें दोनों का फायदा होता है। माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा जो होता है वो होता है कवक, और जो पौधे के जो जड़ होते हैं, उच्च पादप जो होते हैं, उसके जो जड़ होते हैं, इन दोनों के बीच संबंध होते हैं। इसमें भी दोनों को फायदा होता है, कवक को रहने का स्थान मिल जाता है और पौधे को इस कवक के माध्यम से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो फायदा दोनों का है। तो हमसे पूछा गया है कि सहोपकारिता का उदाहरण कौन है? तो लाइकेन भी है, माइकोराइजी भी है, इसको माइकोराइजा भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, जो इन दोनों को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा, सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों को लाभ ही लाभ होता है, दोनों जाति को लाभ होता है। शैवाल को भी लाभ हो रहा है, कवक को लाभ हो रहा है, दोनों के जो सम्मिलित रूप है उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन, इनको भी लाभ हो रहा है, माइकोराइजा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध, गुरुत्व समझ रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई वस्तु को हम फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर अड़ जाती है ना, तो गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा को संचय करती है उसे क्या कहते हैं? इट मीन्स, कहने का ये मतलब है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि ये अगर ढलान वाली भूमि है, पानी अगर हम यहाँ पटाएंगे तो क्या होता है कि पानी धीरे 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 यहाँ से ऐसे ऐसे करके पानी आएगा नीचे की तरफ। तो अगर ये मिट्टी के कण है तो मिट्टी के कण के अंदर भी कुछ पानी की मात्रा रह जाती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वो नीचे ढलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। तो इस क्षमता को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमि की क्षमता, खेत की क्षमता, भूमि की क्षमता कहते हैं कि, और उसी खेत की क्षमता के कारण पानी की कुछ मात्रा कलेक्ट हो जाता है। वही सवाल कह रहा है कि गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा को संचय मतलब स्टोर कर लेती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं भूमि की क्षमता। गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कहने का मतलब जिस बल के कारण कोई वस्तु को नीचे की ओर खींचा जाता है, पृथ्वी की तरफ खींचा जाता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये नहीं होगा। संचय जल भी नहीं होगा और हाइग्रोस्कोपिक जल नहीं होगा। हाइग्रोस्कोपिक जल का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक जल का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, तो मिट्टी की कण अगर उसको कलेक्ट कर लेती है, मॉइस्चर को, नमी को कलेक्ट कर लेती है, तो वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक जल। आई होप आप समझ गए होंगे कि वायु में जो जल है, हवा में जो जल है, वायु में जो नमी है, उस नमी के में जो जल की मात्रा है उसको अगर मिट्टी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक जल। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। परभक्षण और परजीविता, इसमें किस तरह की पारस्परिक क्रिया होती है? समझाने के लिए हमने इमेज लिया है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, दोनों प्लस प्लस मतलब क्या? परभक्षण और परजीविता, इन दोनों के बारे में पूछा गया है कि परभक्षण और परजीविता जो होता है, क्या उन दोनों में दोनों जातियों को लाभ होता है? प्लस प्लस का मतलब लाभ, माइनस माइनस का मतलब हानि, क्या दोनों को हानि होता है? और ये सी नंबर में प्लस 0, क्या उसमें किसी एक को लाभ और एक को कुछ नहीं होता है, न लाभ न हानि? और एक प्लस माइनस है, इसका मतलब कि एक को लाभ और एक को हानि होता है। समझाने के लिए हमने एनसीईआरटी का ही बात लिया है। समझिए, हमें दिया गया है, मतलब ये जाति अ कहने का मतलब एक जाति, ये जाति ब कहने का मतलब दूसरा जाति। समझना बहुत जरूरी है, रट्टाफिकेशन नहीं कीजिए। सहोपकारिता में क्या होता है, हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है। देखिए यहाँ प्लस और प्लस दिया गया, दोनों को लाभ। सहोपकारिता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। हमसे सहोपकारिता पूछा ही नहीं गया है, हमसे पूछा गया है क्या? परभक्षण और परजीविता। तो इन दोनों को देखिए, परभक्षण में क्या है कि एक जीव किसी दूसरे जीव को खा जाता है, एक जीव किसी दूसरे जीव को खा जाता है। जैसे कि सांप मेंढक को खा गया, तो इसमें सांप का फायदा हुआ कि मेंढक का फायदा हुआ? सांप का फायदा हुआ। तो एक को तो लाभ हो रहा है,
एक को लाभ और एक को हानि हो रहा है। परभक्षण का मतलब समझ गए ना? और जीविता का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक जीव दूसरे को नष्ट कर देगा। इसका मतलब कि इसमें भी एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि हो रहा है। वही सवाल हमसे पूछा गया, दोनों को गौर से देखिए, दोनों में एक जाति को लाभ हो रहा है और एक जाति को हानि हो रहा है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसमें परभक्षण और परजीविता में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसमें एक जाति को लाभ और एक जाति को हानि होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, अधिकांश संभावना है कि आपसे सहोपकारिता के बारे में पूछा जाए। सहोपकारिता में ध्यान रखिएगा, दोनों को लाभ होता है। और स्पर्धा, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, स्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसमें दोनों को हानि होता है। परभक्षण और परजीविता की अगर बात करें तो इसमें एक को लाभ और एक को हानि, सिंपल याद रख सकते हैं। सहोपकारिता में दोनों को लाभ, स्पर्धा में दोनों को हानि, परभक्षण और परजीविता में दोनों में से एक को लाभ और एक को हानि। उसके बाद है सहभोजिता, सहभोजिता में एक को लाभ और दूसरा को कुछ भी नहीं, मतलब न हानि न लाभ। ठीक है, तो एक को प्लस को से दर्शाएगा, एक को जीरो के द्वारा। और एक में क्या है, अंतर जातीय परजीविता का मतलब एक को हानि मिलेगा और एक को कुछ नहीं होगा, ना हानि मिलेगा ना लाभ मिलेगा। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा, इसका कहने का क्या मतलब कि जैसे कि खेत जुताया गया है, खेत की जुताई की गई है और हवा चला तो कुछ मृदा उड़ के कहीं दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो हवा के द्वारा जो मृदा ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं इयोलीन। क्या बोलते हैं? इयोलीन। हवा के द्वारा जो मृदा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इयोलीन। इन सब ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। एलुवियल, एलुवियल क्या होता है? एलुवियल होता है कि जो जल के द्वारा, जैसे खेत में पानी पटा रहे थे, पानी भर गया है, तो पानी अगर बहने लगा तो पानी के साथ साथ मिट्टी के कण भी ट्रांसफर होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, तो जल के कारण जो मृदा ट्रांसफर होती है, जल के कारण जो मृदा ट्रांसफर होती है, जो मृदा ट्रांसफर होती है, जो मृदा ट्रांसफर होती है, ध्यान रखिएगा, जो मृदा ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं क्या? एलुवियल। ग्लेशियल क्या होता है? ग्लेशियल का मतलब होता है ये जो होता है ना, ये बर्फ का टुकड़ा होता है। क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियल। और कोलुवियल क्या होता है कि अगर भूस्खलन होता है तो भूस्खलन के कारण, अगर कहीं पर भूस्खलन के कारण कहीं पर मिट्टी का कटाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं कोलुवियल मृदा। देखिए, हमसे पूछा गया था कि वायु के कारण स्थानांतरित मृदा क्या होती है? इयोलिन। आई होप कि आप ये सारा बात समझ गए होंगे। जल के द्वारा अगर मृदा ट्रांसफर हो रहा है तो एलुवियल, लेकिन बर्फ के टुकड़ा को ग्लेशियल, और भूस्खलन के कारण, भूमि के खिसकने के कारण, जैसे कटाव के कारण अगर मिट्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोलुवियल। हाँ, वायु द्वारा क्या होगा? इयोलिन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16। जाति की जैविक अवधारणा, मतलब कोई जाति है, कोई स्पीशीज है, उसकी जो जैविक अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, उस जाति में रहने की जो अवधारणा है वो मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये बात। ऑप्शन है जननिक विगलन पर, केवल आकारिकी लक्षण पर, केवल प्रजनन के लक्षण पर, और आकारिकीय एवं प्रजनन की विधियों पर। तो जाति की जो जैविक अवधारणा होता है इसमें यह डिपेंड करता है कि जननिक विलगन होता है, मतलब एक जाति के जो जीव है वो केवल उसी जाति से प्रजनन कर सकते हैं, है ना? तो इस पर डिपेंडेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जननिक विलगन पर, है ना? एक जाति के जो जीव है वो दूसरे जाति से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी के निकट वायु का जो क्षेत्र होता है, वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। आपको मैं बता दूं, आपको समझाने के लिए मैंने इमेज भी लिया है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की जो लेयर है वो 5 लेयर है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, है ना? स्पेस शिप वगैरह, सैटेलाइट वगैरह या इसी एक्सोस्फीयर में होता है। वो 800 से लेके और 3000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर तक रहता है ना? तो पृथ्वी की जो निकटतम वायुमंडल का क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या? सबसे निकटतम क्या है? ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सबसे नीचे और सबसे बाहर पूछेगा तो एक्सोस्फीयर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मतलब ये होता है 1 नंबर पे, ये होता है 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे क्या है? मीजोस्फीयर, 3 नंबर पे ये मीजोस्फीयर,
4 नंबर पे थर्मोस्फीयर और 5 नंबर पे क्या होता है, अगर 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे क्या, अगर मैं ई ऑप्शन को जोड़ूं तो क्या होगा, एक्सोस्फीयर। क्या होगा, एक्सोस्फीयर। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और सबसे अंतिम में एक्सोस्फीयर, जिसको हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। स्थलीय स्थलीय जीवधारियों की जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है? स्थलीय जीवधारियों मतलब स्थल पर रहने वाले जो जीव है उसका जो जनसंख्या घनत्व है, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जीव, उसको किस मात्रक में मापा जाता है? तो सिंपल बात है, जो जीव की संख्या होगा उसको प्रति मीटर स्क्वायर में, मतलब कितना मीटर स्क्वायर में माप रहता है, तो आंसर क्या होगा, प्रति मीटर स्क्वायर। जीवधारी जीवधारी प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक। नए नए प्रजातियों का विकास, नए जातियों का उद्भव कैसे होता है? प्रतियोगिता के कारण? नहीं। उत्परिवर्तन के कारण? यस, पिछले चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा, उत्परिवर्तन के कारण ही नई प्रजातियों का विकास होता है। यहां भी वो बात आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अपघटक जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डीकंपोजर। तो डीकंपोजर के बारे में पूछा गया है। डीकंपोजर, डीकंपोजर कैसे होते हैं? जो अपघटक हैं, डीकंपोजर है, वो कैसे होते हैं? क्या वो स्वपोषक होते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं? नहीं सर, स्वपोषक तो केवल हरा पादप है और साथ में हरा प्लांट जिसको बोलते हैं, और साथ में एक साइनोबैक्टीरिया, केवल यही तो स्वपोषी है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी नहीं होगा। परपोषक, हाँ, अपघटक जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अपघटक कहने का मतलब कौन, अपघटक में कौन शामिल है, अपघटक में शामिल है कौन, जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो जीवाणु शामिल है, कवक शामिल है, तो ये सब क्या है, डिकम्पोजर है, अपघटक है। तो अपघटक कैसे होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, परपोषक होते हैं, उसमें परपोषण की विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा कि जो डिकम्पोजर है वो कैसा होता है, जीवाणु होता है और कवक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आई होप कि आप 20 तक की सारी बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बेहतर लग रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ और भी ऑप्शंस का डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम में उसके आसपास के आने वाले सवाल भी डील कर सको, इसलिए आपको गौर से सुनने की बहुत आवश्यकता है। निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त एस्पीसीज है? संकटग्रस्त एस्पीसीज है मतलब कौन सी प्रजाति खत्म होने वाली है, संकटग्रस्त है, जिसके ऊपर, जिसकी संख्या बहुत कम है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा। अमरबेल, अमरबेल के बारे में आप जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में इसको हम बोलते हैं अमरलत्ती। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के ऊपर पीला 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 लगा रहता है। क्या ये संकटग्रस्त है? नहीं, ये तो हर जगह मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेंटेना, ये लेंटाना का पौधा है। लेंटेना मतलब इसको पंचमुखी फूल भी कहते हैं। ये बहुत सारा संख्या में मिलता है अमेरिका के आसपास, तो लेंटाना भी हमारा जवाब नहीं होगा। निफेंथिस हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि निफेंथिस की संख्या बहुत कम हो गई है। निफेंथिस जिसको हम पीचर प्लांट भी कहते हैं, कलश पादप भी कहते हैं, ये कलश के जैसा होता है। और ध्यान रखिएगा कि नेफेंसिस जो होता है इसको ये जो होता है ना, ये कीट भक्षी पादप है। कैसा है? कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी कहने का मतलब ये होता है कि ये मांसाहारी पादप है, मक्खी मच्छर जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है। तो ये है वो कलश पादप, पीचर प्लांट। जैसे ही मक्खी मच्छर इसमें एंट्री मारता है, ये जो है ढक्कन गिर जाता है, और ढक्कन गिरेगा अंदर उसको मर जाएगा। और खास बात, एक बात और, कि कीट भक्षी प्लांट जो होता है, वो जो कीड़े मकोड़े को खाता है, वो मांस के लिए नहीं खाता है, वो खाता है ताकि उससे उसको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। किसके लिए? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। ध्यान रखना कि जो मांसाहारी पादप है, जो कीटभक्षी पादप है, वो कीटों को क्यों खाते हैं? मांस के लिए नहीं खाते हैं, वो खाते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए वो खाते हैं उसे, ध्यान रखना है आपको। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जलमग्न पौधे, जलमग्न मतलब जो जल के अंदर रहते हैं पौधे, उसमें रंध्र होते हैं। रंध्र कहाँ? रंध्र समझ रहे हैं ना? रंध्र जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र को बोलते हैं स्टोमाटा या स्टेमाटा बोलते हैं ना, रंध्र या स्टोमाटा।
रंध्र या स्टोमाटा दोनों सतहों पर बराबर होते हैं या ऊपरी सतह पर होते हैं, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं या निचली सतह पर होते हैं। तो रंध्र हमेशा ध्यान रखना वो ऊपरी सतह पर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कुछ ऐसे पादप हैं जिसमें जो जलमग्न पादप होते हैं वो ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुले हुई ऑक्सीजन को ही प्राप्त करते हैं। उसके लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन वो नहीं प्राप्त करते हैं, वो जल में घुले हुई ऑक्सीजन की मात्रा को प्राप्त करते हैं। उनकी जड़ों में उन प्लांट्स में ऐसे सेल होते हैं जो जल से ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एक ही जाति की जो आबादी होती है, संख्या होता है, उसकी जो सामाजिक संगठन होता है उसको जनसंख्या कहते हैं और जनसंख्या के बदले में यहाँ पर दिया गया है आबादी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आबादी का प्रसरण, आबादी मतलब जनसंख्या, जनसंख्या समझ रहे हैं ना। जनसंख्या का प्रसरण किन पर निर्भर करता है। प्रसरण का मतलब होता है फैलना, प्रसरण का मतलब फैलना, और फैलना कहने का मतलब क्या आता है, बढ़ना। तो आबादी का जो बढ़ना होता है, फैलना होता है, वो किस पर निर्भर करता है, आगमन पर। मतलब कुछ लोग कहीं से आ गए हैं तो क्या आबादी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। बहिर्गमन पर, मतलब कुछ लोग वहां से निकल गए हैं तो क्या आबादी बढ़ेगा, नहीं। तो हमको तो प्रसरण पूछ रहा है, प्रसरण मतलब फैलना, तो ये तो नहीं होगा। आने पर तो बढ़ सकता है लेकिन जाने पर थोड़ी बढ़ेगा, जाने पर तो घट जाएगा। तो संकुचन अगर पूछा तो बहिर्गमन होता है, लेकिन हमसे पूछा गया प्रसरण। अगर ये नहीं होगा तो क्या दोनों हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आबादी का जो प्रसरण है, प्रसरण मतलब फैलना, एक्सपेंड होना, किस पर डिपेंड करता है, आगमन पर, आने वाले लोगों पर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आबादी का स्थान होता है, आबादी का जो स्थान होता है वो कैसा होता है, ध्यान देखिए। आबादी का स्थान है स्पीसीज के ऊपर, यहाँ पे तालव्य श होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तालव्य श। स्पीसीज के ऊपर, स्पीसीज के अधीनस्थ समुदाय के ऊपर या स्पीसीज के बराबर। जो आबादी होता है, जनसंख्या होता है, आपको बताए थे जैसे कि मानव, हम लोग मानव है, तो मानव एक ही प्रकार के जो जीव है, मानव के जैसे जैसे कि हम आप सभी लोग, ये एक ही प्रकार के जीव है, तो इनकी संख्या ही जनसंख्या कहलाती है, यही आबादी कहलाती है। तो आबादी तो एक जाति की होती है, तो जाति के बराबर ही हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आप समझ रहे होंगे ना हमारी बात। स्पीसीज के बराबर होता है, ना उसके ऊपर होता है, ना उसके समुदाय के ऊपर होता है, ना स्पीसीज के अधीन, स्पीसीज के बराबर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। जनन पृथकता आवश्यक है, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता कहने मतलब कि एक ही जीव के अंदर जनन की कुछ अलग अलग विधियां होती है। उसी में से कुछ प्लांट, जैसे प्लांटों की बात किया जाए तो एक ही प्रकार के प्लांट में कुछ प्लांट लैंगिक करते हैं, कुछ कायिक करते हैं। तो कह रहे हैं कि जनन पृथकता क्यों आवश्यक है, जीवों के अस्तित्व के लिए, विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए, स्पीसीज की अनुकूलता के लिए और मृत्यु दर की वृद्धि के लिए। तो ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, ये तो पहले ही कट कर देते हैं। जनन पृथकता का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ही प्रकार के जीवों के अंदर, एक ही जाति के जीवों के अंदर जनन की अगर अलग अलग विधि होता है तो ये जनन पृथकता होता है। और ऐसा इसीलिए जरूरी है, अगर ऐसा होगा तब ही जो स्पीसीज तैयार हो रही है उसमें अनुकूलन बना रहेगा। अगर अनुकूलन नहीं बनेगा तो आने वाले समय में उसको विलुप्त होना पड़ेगा, डार्विन का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्पीसीज की अनुकूलता के लिए। ओके, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। जनन पृथकता का मतलब होता है कि एक ही जाति के अंदर, एक ही जाति के जो जीव है उनके अंदर अलग अलग जनन की विधि पाई जानी। आगे क्वेश्चन नंबर 27। इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है। ऑप्शन, एक प्रदूषित क्षेत्र, एक झील का तल, दो समुदायों के बीच का परिवर्तनशील क्षेत्र, परिवर्तनशील क्षेत्र और विकसित समुदाय का एक क्षेत्र। इकोटोन के बारे में, जैसे कि अगर ये कोई समुदाय रह रहा है और यहाँ पे कोई दूसरा समुदाय है, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है ये कहलाता है इकोटोन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि इकोटोन का मतलब दो समुदायों के बीच परिवर्तनशील क्षेत्र, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। किसी आबादी का स्वरूप, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। कोई जनसंख्या है, उसका जो पैटर्न है वो किस पर डिपेंड करता है, वितरण पर, वितरण मतलब फैलाव पर,
घनत्व पर मतलब कितने दूरी में कितने कितने क्षेत्रफल में कितना ज्यादा लोग रह रहे हैं, या जातीय रचना पर, या इनमें से सभी पर। तो वितरण पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, जातीय रचना मतलब किस प्रकार की जाति रह रही है उस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो उन तीनों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्यान रखेंगे किसी आबादी का जो स्वरूप होता है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन से आंशिक जड़ परजीवी है? आंशिक जड़ परजीवी का मतलब कि वो पूर्णतः परजीवी नहीं है, बहुत कम रूप से परजीवी है, लेकिन परजीवी का स्थान केवल जड़ होता है। जैसे एक ही उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, वो है चंदन की लकड़ी। जो चंदन की लकड़ी है वो आंशिक जड़ परजीवी है। आंशिक जड़ परजीवी कहने का मतलब होता है कि इसका ये मतलब नहीं कि उसमें क्लोरोफिल रहता नहीं रहता है, इसमें क्लोरोफिल रहता है, लेकिन ये जो जल की मात्रा एब्जॉर्ब करता है, उस जल की मात्रा को एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये किसी दूसरे प्लांट्स के जड़ के माध्यम से जल की मात्रा और खनिज लवण की मात्रा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण खुद ही करते हैं, लेकिन जल और खनिज की एब्जॉर्बेशन के लिए, अवशोषण करने के लिए दूसरे प्लांट के जड़ का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको जड़ परजीवी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 के पास पहुंच गए। अब हमारे पास 25 क्वेश्चन और बच जाएंगे, वो भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं। प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज, प्रकृति में मतलब नेचर में दो अलग अलग स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं होता? अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं होता? तो मतलब दो अलग अलग जातियों के बीच जनन संभव नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों संभव नहीं है? तो क्यों संभव नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है, इसका मतलब आप पहले समझिए, अंतरजातीय अंतर्जनन का मतलब जैसे कि गाय और भैंस, ये दो अलग अलग जाति है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस और बॉस बुबेलिस। तो ये इंडिकस है और ये बॉस बुबेलिस है, दोनों अलग अलग जाति है, इन दोनों के बीच अंतर्जनन नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्यों? बायोलॉजिकल प्रभाव के कारण। हाँ, इसके गाय का जो स्पर्म होगा, काऊ सांड का जो स्पर्म होगा वो, और इसके दोनों में मैच नहीं करेगा, तो ये बायोलॉजिकल बाधा हो जाएगा, और इससे पर्यावरण भी धीरे धीरे संकट में पड़ जाएगा। इसका एक कारण है, आपको हम लाइगर का उदाहरण दिए थे, टाइगर और लायन की जो क्रॉस से प्राप्त होता है लाइगर, उस लाइगर में जनन की क्षमता नहीं होता है, तो पर्यावरण भी धीरे धीरे जैव विविधता खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रजनन की क्षमता तो उसमें रहेगी नहीं। तो दोनों के दोनों ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऊपर के दोनों प्रकार के बाधाओं के चलते ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दोनों सही है, बायोलॉजिकल रीजन भी है और एनवायरमेंटल रीजन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आबादी के अध्ययन, जनसंख्या के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? एक सवाल यहां से बन सकता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन ध्यान रखिए, डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ध्यान रखिए, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। इसमें किन कारकों को, कौन कौन सा फैक्टर है जिसको ध्यान रखा जाता है? तो ध्यान रखने की जो फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में क्या है? सदस्यों की संख्या तथा प्रकार। कौन से सदस्य हैं, उसकी संख्या कितनी है, वो किस टाइप के है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, इस टाइप के। निश्चित क्षेत्र या प्रकार, मतलब जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो क्षेत्र कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। निश्चित समय, टाइम कितना है, मतलब कितने एज के हैं, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 32 को देखते हैं अब। अंतरजातीय प्रतियोगिता मतलब एक ही जाति के अंदर जो कंपटीशन होता है के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एक ही जाति के अंदर जब कंपटीशन होगा तो उसके जो लोग, जो सदस्य होंगे, जीव होंगे, वो दूर हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पृथकीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। समूहीकरण होगा, अलग हो रहा है तो समूह तो नहीं हो सकता है, समरूप वितरण भी नहीं हो सकता है, एकत्रीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 33,
मिट्टी के अंदर उपस्थित जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ध्यान रखिए हमने पीछे वाले चैप्टर में आपको कंप्लीट कराया था राइजोबियम जीवाणु के बारे में, अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। मतलब जो राइजोबियम जीवाणु आपको बताया था कि जो दलहनी पादप होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उसके जड़ों में ये राइजोबियम जीवाणु मिलता है और इसका बस एक ही काम होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करना। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना, यही हमारा सही जवाब है। लेकिन और भी ऑप्शन देखिए, कवक मूल के द्वारा नहीं, कवक मूल में क्या होता है कि कवक उच्च पादप, कवक मूल में क्या होता है, इसी को हम माइकोराइजा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कवक मूल को ही इंग्लिश में माइकोराइजा बोलते हैं। कुछ देर पहले मैं आपको साथ समझाया था, ये माइकोराइजा में क्या होता है कि कवक और उच्च कुल के जो पादप होते हैं वो एक साथ रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिता द्वारा, कंपटीशन के द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ये कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और मृदा की उर्वरता, उर्वरता मतलब फर्टिलाइजिंग जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजी, है ना। तो भारत में जो इकोलॉजी है उसके जनक कौन है, भारत में कह रहा है, वर्ल्ड में नहीं कह रहा है, भारत में। हरगोविंद खुराना नहीं, इनका संबंध वो जेनेटिक्स से है, जनन से है, तो ये नहीं होंगे। रामदेव मिश्रा, यही इनके सही जवाब होंगे। रामदेव मिश्रा का संबंध किससे है, पारिस्थितिकी से। इन्हीं को भारत में इकोसिस्टम का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये जो है ये भी पारिस्थितिकी जनक है, लेकिन कहाँ, पूरी दुनिया में। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर डी है एम एस स्वामीनाथन, ये इसके सही जवाब नहीं होंगे, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में किसके, हरित क्रांति के जनक है। किसके जनक है, हरित क्रांति के जनक है। आपको पता होगा कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, गेहूं से। किससे है, गेहूं से, मतलब किस फसल से है, गेहूं उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 35, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी, तालाब के किनारे जो इर्द गिर्द छिछला पानी मतलब आसपास जो थोड़ा सा पानी अटका हुआ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर जैसे कि ये तालाब है, पोखर है, इसमें यहाँ पे पानी है, आसपास जो पानी की मात्रा मिलती है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक है। लिमिनेटिक जोन क्या होता है कि जहां पे ताजा पानी रहता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या रहता है, ताजा पानी, ताजा पानी रहता है। और हल्का सा नीचे जो गहराई होता है उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन, गहरा, है ना, गहराई में जल गया तो वो गहरा पानी जो होगा वो कहलाएगा क्या, प्रोफंडल जोन। और बेंथिक जोन कहता है कि सबसे नीचे तल वाला भाग जो होता है, तली वाला भाग, तली भाग जो होता है उसको बोलते हैं बेंथिक जोन। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि लिटोरल जोन का मतलब छिछला पानी, मतलब सबसे किनारे वाला भाग। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है किसमें, सनवेंट फेस, सेंसेंट फेस, लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस और स्टेशनरी फेस। आपको हमने बताया था कि जो वृद्धि मॉडल था, ग्रोथ मॉडल, वो केवल दो ही था। ग्रोथ मॉडल कैसा था, दो ही था। आप देखे होंगे ऐसा इमेज, ये था कौन सा, एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकी, है ना। और एक था इस टाइप का, वो कौन सा था, वो था लॉजिस्टिक। तो हमसे पूछा गया है कि अधिकतम वृद्धि दर किसमें होता है, तो जिसका ग्राफ अचानक से ऊपर गया है यही होता है मैक्सिमम ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी। इसमें न्यूनतम होता है, इससे कम होता है। तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम, अधिकतम क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, इसी को बोलते हैं चर घातांकी। क्या बोलते हैं, चर घातांकी, है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूमेटोफोर्स यहां उपस्थित होता है, न्यूमेटोफोर्स कहां उपस्थित रहता है। ऑप्शन, न्यूमेटोफोर्स के बारे में आप समझिए, एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पौधा जिसका जड़ मिट्टी से ऊपर की तरफ निकला जाता है। देखिए ये न्यूमेटोफोर्स है, और ये खास करके मैंग्रोव के वन में मिलता है। मैंग्रोव वन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है मिट्टी के ऊपर इसके जड़ रहते हैं, ये सब उसके जड़ है। क्या है, जड़। और ये क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच के उसको ट्रांसफर करते हैं। तो करें कि न्यूमेटोफोर्स कहाँ उपस्थित रहते हैं, जीरोफाइट में। जीरोफाइट कहने का मतलब होता है मरुस्थलीय पादप। जीरोफाइट कहने का मतलब मरुस्थलीय पादप। क्या वहां होते हैं, नहीं, ये खास करके मिलते हैं कहाँ, तो दलदली क्षेत्र में। कहाँ मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, दलदली क्षेत्र में मिलते हैं।
ये होता है मरुस्थलीय पादप, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट भी नहीं होगा, मीजोफाइट नहीं, हेलोफाइट मतलब लवणीय, सॉरी ये हमारा सही जवाब होगा। इसका मतलब ये होता है कि लवणीय क्षेत्र। क्या होगा, लवणीय क्षेत्र, जहां पे लवण अधिक हो रहता है ना, दलदली क्षेत्र। तो न्यूमेटोफोर्स क्या रहता है, हेलोफाइट वाले स्थान पे रहते हैं। ओके, मीजोफाइट, हाइग्रोफाइट का मतलब जहां पे पीएच ज्यादा रहता है ना। आके क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है। जलोदभिद कहने का मतलब जलीय पौधा, समझ रहे हैं ना, मतलब पानी के अंदर उगता है। सिंघारा, नागफनी, शीशम। सिंघारा, नागफनी, शीशम। ध्यान रखिए शीशम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंघारा, नागफनी और शीशम। कौन सा सही जवाब होगा, देखिए एकेसिया। हमने आपको समझाने के लिए इमेज दिया, आपने ये देखा होगा जो भाई साहब बेच रहे हैं, यही है सिंघारा। तो सिंघारा एक जलीय पादप है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंघारा क्या है, एक जलीय पादप है। तो ये हमारा सही जवाब होगा। और ये है एकेसिया का, हमारे यहाँ पे मिलता है एकेसिया। नागफनी आपने देखा हो जिसमें कांटा भरा होता है, और शीशम मतलब शीशो का पेड़ तो देखा ही होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सहोपकारिता, कुछ देर पहले मैं आपको एक लिस्ट बताया था सहोपकारिता में, जिसमें दोनों को क्या मिलता है, दोनों को लाभ ही लाभ होता है। तो सहोपकारिता के उदाहरण कौन है, सहोपकारिता के उदाहरण पूछे गए हैं। रिक्सिया, सिंड्रेला, लाइकेन या स्पाइरोगाइरा। तो आंसर क्या होगा, लाइकेन, क्योंकि इसमें कवक और शैवाल दोनों को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। कवक मूल, कवक मूल को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। हमने बताया कुछ देर पहले कवक मूल को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो सवाल है कि इसका क्या उदाहरण है। तो कवक मूल के बारे में बताया था कि कवक और जो उच्च पादप होते हैं उसके बीच का जो संबंध होता है, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध मतलब जिसमें दोनों को लाभ नहीं, किसी एक को लाभ मिलेगा और एक को हानि और लाभ कुछ नहीं होगा। तो सिम्बायोटिक संबंध का मतलब होता है सहजीवी संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी या अपघटक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41। शीत ऋतु, शीत ऋतु कहने का मतलब ठंडे समय में भालू किस अवस्था में प्रवेश कर जाता है। जो भालू होता है वो ठंडा जब पड़ता है तो वो किस अवस्था में चला जाता है, तो वो चला जाता है शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन में चला जाता है। इसका मतलब ये कि हाइबरनेशन कहने का मतलब, शीत निष्क्रियता कहने का मतलब होता है कि वो ठंड के समय में उसके बॉडी से हीट बहुत कम बाहर निकलता है। उस अवस्था को बोलते हैं शीत निष्क्रियता। मतलब अस्थायी हो जाता है, किसी एक स्थान पे ज्यादा चल उल नहीं करेगा, चलेगा बहुत कम। तो ये कहलाता है शीत निष्क्रियता। तो ठंडे के समय में भालू कहाँ चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में। और गर्मी के समय में ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है, कौन, मछली वगैरह। क्वेश्चन नंबर 42। जीरो फाइट, जीरो फाइट के बारे में बताया था अभी कि जो मरुस्थल में उगते हैं पौधे उसको बोलते हैं जीरो फाइट। तो जीरो फाइट होते हैं, ऑप्शन, जीरो फाइट में क्या होते हैं, मतलब जो पौधे मरुस्थल में रहते हैं उसमें क्या रंध्र जो होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। तो बिल्कुल, रंध्र कहने का मतलब जो छिद्र होता है, पत्ती के अंदर जो छिद्र होता है जिससे विसरण क्रिया के द्वारा श्वसन करते हैं, तो उसमें बहुत सिकुड़ा हुआ होता है। इसका एक कारण है, सिकुड़ा होने का कारण क्या है कि उसके जितना ज्यादा सिकुड़ा रहेगा वाष्पो उत्सर्जन मतलब जल निष्कासन की क्रिया बहुत कम होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। गहरा जड़, उसके जड़ जो होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं क्योंकि पानी का असर बहुत नीचे होता है, ये भी सही है। मोटा क्यूटिकल, पत्ती के ऊपर एक क्यूटिकल की प्रजाति परत पड़ती है जिससे प्रकाश का कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करता है। तो ये तीनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि लॉग, यानी कि जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब चर घातांक की वृद्धि, इसके लिए क्या सूत्र है। समझाने के लिए हमने ये इमेज लिया ताकि समय कम लगे। ये होता है कौन सा, चर घातांकी मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ, आर एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी। देखिए आर एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी, आर एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछना किसका,
यहाँ पे पूछा गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आपसे पूछा कि ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है dn बटे dt इक्वल टू r इंटू के माइनस इंटू बटा के। के क्या था? के होता है पोषण का स्तर। के क्या होता है? पोषण का स्तर। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर पे पहुंच गए। शाकाहारी, कैसा? शाकाहारी, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक, मतलब जो मेढक शाकाहारी कीट को खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं उसको, सॉरी, उसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, सबसे पहले तो प्लांट होता है हरा पादप, और जो हरा पादप होता है उस हरा पादप को जो खाएगा तो ये हो गया उत्पादक। क्या हो गया? उत्पादक। और जो हरा पादप को खाएगा, इसको अगर कोई कीट खा गया, कीट खाया ना, शाकाहारी कीट खाया है तो मतलब कीट खाया है, तो ये हो गया प्रथम, फर्स्ट उपभोक्ता। उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट उपभोक्ता, ये हो गया फर्स्ट उपभोक्ता। और इसको अगर कोई खाएगा, इस कीट को कौन खाया? मेढक खाया है, यही बात तो कहा गया है। इसको अगर मेढक खाया है तो मेढक क्या हो गया? सेकेंड उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 45, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब बैक्टीरिया और फंगस, क्या वो सफाई अभिकर्ता होते हैं? साफ सुथरा का काम, साफ सुथरा रखने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो शाकाहारी होता है। ये सब तो शाकाहारी थोड़ी है। द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, अपघटक। ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। मतलब जब बड़े जंतु या प्लांट्स जब मर जाते हैं तो उनको खा पी के पचाएगा कौन? यही अपघटक, डिकम्पोजर, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस। जीवाणु यहाँ पर कॉमा होगा और कवक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, लाइकेन है ना, जो सहजीवी संबंध बनाता है, किसका समूह है? तो लाइकेन के बारे में हमने कई बार आपको बताया, लाइकेन शैवाल और कवक का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? पेड़ पौधों को खाता है। तो पेड़ पौधों को खाया तो वो शाकाहारी की मांसाहारी? शाकाहारी की मांसाहारी? शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, लाइकेन सूचक है। हमने बताया था शुरू के चैप्टर्स में, लाइकेन जो होता है वो कैसे का सूचक होता है? वो होता है प्रदूषण का। लेकिन कैसे प्रदूषण? ऑप्शन नंबर को देखिए, ऑप्शन को देखिए, CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, या जल प्रदूषण का। तो लाइकेन जो होता है वो CO2 प्रदूषण का होता है। जहां पे CO2 बहुत ज्यादा हो गया वहां पे लाइकेन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 49, अधिक लवण सांद्रता, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? अधिक लवण सांद्रता वाले क्षारीय मृदा वाले को क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद कहते हैं। अधिक लवण वाले प्लांट जो लवण वाले स्थान पर जो उगते हैं उसको लवणोद्भिद बोलते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में हेलोफाइट्स कहते हैं। मरुद्भिद मतलब जो जीरोफाइटिक प्लांट, मतलब मरुस्थलीय वाले पौधों में होता है। ओके, 1 मिनट। आगे 49 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 50 नंबर सवाल है, कौन सा पौधा, मतलब कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र मतलब जो दलदली वाले क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सा? राइजोफोरा, बबूल, चीड़, टेक्टोना। तो आंसर होगा इसका राइजोफोरा। राइजोफोरा जो प्लांट है, जो वहां पे आपको बताया था कि जिसके जड़ मिट्टी के सतह के ऊपर जड़ निकले होते हैं, वो राइजोफोरा ही था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव क्षेत्र में, मैंग्रोव वन में राइजोफोरा के प्लांट्स मिलते हैं। बबूल, ये बबूल जो होता है वो कटीला पौधा है, तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मरुस्थल में। कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। चीड़ तो हमारे यहाँ मिल जाता है, टेक्टोना। ओके, यही वो पौधा था, ये मरुद्भिद पौधा है। देखिए, निम्नलिखित में कौन मरुद्भिद पौधा है? मरुद्भिद पहले मतलब जो पौधा कहाँ मिलता है? मरुद्भिद पौधा कहने का मतलब जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, कैपेरिस, कमल, चाइना रोज, आलू। आलू तो हमारे यहाँ मिलेगा। मरुद्भिद मतलब जहाँ पे जिसको कम पानी की आवश्यकता होता है।
चाइना रोज मतलब जिसको हम अड़हुल कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ मिलेगा। कमल तो पानी में रहता है, तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी क्या होता है कि जो आंसर आप कंफर्म है कि नहीं होगा, उसको अगर काट देंगे तब भी आप सही आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा। यही वो प्लांट्स है कैपेरिस का। इसका जो फूल खिलता है वो फूल ऐसा होता है, कैपेरिस का फूल। पेड़ देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका फूल ऐसा दिखता है। ओके, अब बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। 52 नंबर सवाल, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा मतलब जो मांसाहारी पौधा है। ड्रोसेरा, देखिए ये प्लांट जो है यही है ड्रोसेरा। यही क्या है? ड्रोसेरा। और ये है नेफेंथिस। हमने बताया था कि ये जो है वो विलुप्त होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये दोनों के दोनों ऐसे पौधे हैं जो कीट भक्षी है। ये कीट को क्यों खाते हैं? ताकि नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। हाइड्रीला क्या है? हाइड्रोला नहीं होगा। ये जो होता है वो जलीय पादप है। कैसा पादप है? ये जलीय पादप है। हाइड्रीला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, ट्रापा, सिंघारा, ये सब जलीय प्लांट है। कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। जो सवाल मैंने अभी बताया था वो आ गया। कीट भक्षी प्लांट जो होते हैं वो कीट को क्यों खाते हैं? क्या वो मांस के लिए खाते हैं? नहीं। क्या वो ऑक्सीजन के लिए खाते हैं? नहीं। क्या वो खनिज के लिए खाते हैं? नहीं। उनका बस एक ही मुद्दा है, नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके, इसलिए वो कीट को खाते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट है, मतलब इसके बाद एक सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 54, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं, मतलब जो प्लांट्स चट्टान पहाड़ों वगैरह पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑक्जेलोफाइट, लियोफाइट, एरियोफाइट या हेलोफाइट। तो उसको बोलते हैं लिथोफाइट। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? लिथोफाइट। जो चट्टानों पर उगते हैं, चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट। ये सवाल पूछा गया है। हेलोफाइट मतलब जो लवण वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है। मतलब कोई बड़ी मछली है, शार्क जो है उसके आधार मतलब उसके बॉडी से चिपका हुआ रहता है कौन? कोई छोटी मछली। कोई छोटी मछली अगर चिपकी हुई है तो सवाल क्या है कि इससे भोजन प्राप्त करती है, और यह संबंध क्या कहलाता है? समझिए, जो शार्क है, ये शार्क अगर मान लेते हैं कि अगर ये शार्क है, तो शार्क से ये छोटी मछली चिपकी हुई है, इससे इस शार्क को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रहा है, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको लाभ मिल रहा है। तो प्लस है और माइनस नहीं है, ना जीरो है। मतलब एक को लाभ मिल रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या उसको प्रतिजीविता कहते हैं? क्या उसको सहभोजिता कहते हैं? क्या उसको परभक्षण कहते हैं? क्या उसको परजीविता कहते हैं? तो परभक्षण और परजीविता नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक को प्लस और एक को माइनस, मतलब एक को लाभ और एक को हानि होता है। तो ये तो नहीं होगा। प्रतिजीविता भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सहभोजिता। एक को लाभ हो रहा है, एक को कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। एक बार में अगर बात समझ में आ ही गया होगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन अगर कहीं किसी किसी सवाल में डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप वीडियो को दोबारा वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। जो एग्जाम आपको 1 तारीख को होने वाला है। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं आता है। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी होता है। जिस सवाल पे डाउट हो उस सवाल को सॉल्व मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आपको 70 सवाल मिलते हैं, उसमें से आपको केवल 35 ही सॉल्व करने हैं। नो डाउट बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे होंगे जो आप देखते ही उड़ा दोगे। क्वेश्चन बहुत आसान ही रहेगा। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपने सिलेबस तो पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से पहले ढंग से देख लेना कि कौन कौन से सवाल के जवाब आपको अच्छे से आ रहे हैं। आप उन्हीं सवालों के जवाब लिखना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।